हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, जो हमारी क्लास है वो मॉडर्न हिस्ट्री क्लास है और हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं। फैक्ट पर आधारित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको पढ़ रहे हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास को। तो पहला जो हमने क्वेश्चन लिया है फैक्चुअल फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो एमपी पीसीएस हुआ, चाहे बिहार पीसीएस हुआ, चाहे यूपी पीसीएस हुआ, ऐसे स्टेट पीसीएस एग्जाम में ये जो फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। आईएएस पे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि आईएएस का जो लेवल है वो कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट वहां पर अधिकतर पूछे जाते हैं। एक दो फैक्ट कभी कभी मिल जाते हैं आईएएस के भी एग्जाम में हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है ना, नहीं तो अधिकतर उसमें फैक्ट को पूछे जाते हैं, सॉरी कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। बाकी जितने भी एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, टीजीटी एग्जाम, पीजीटी का एग्जाम है, आरओ है, एआरओ का एग्जाम है, उनमें ये फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और केवल ये स्टेट पीसीएस के लिए और बाकी जितने एग्जाम है आईएएस को छोड़कर एक दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं आएंगे आईएएस में, एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आईएएस का जो स्तर है पेपर पूछने का, क्वेश्चन पूछने का, वो फैक्ट पर आधारित नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो पहला हमने जो आज का क्वेश्चन लिए हैं, बाकी तो इसमें हमने लगभग 11 क्वेश्चन को शामिल किया है। तो अगर हो सकता है तो आगे क्वेश्चन और बढ़ा देंगे, वरना 11 क्वेश्चन है इसमें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन लिया है वो किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था। निष्कासित का मतलब है कि उसको निकाल दिया था बिल्कुल भारत से, ठीक है। तो ऐसा कौन सा अंग्रेज गवर्नर है, अंग्रेजी गवर्नर हो रहा मतलब, तो औरंगजेब ने, मुगल काल का शासक था, अंतिम और शक्तिशाली अंतिम शासक औरंगजेब। तो किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था? सर जॉन चाइल्ड। अगर ये पूछा जाता है इस तरीके से भी कि सर जॉन चाइल्ड को कौन से मुगल शासक ने भारत से निष्कासित किया था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, क्योंकि जो आंसर है, अब आयोग का तो नहीं पता ना कि आयोग किस तरीके से क्वेश्चन को बना के आपसे आंसर पूछे, लेकिन हमें हर तरह के क्वेश्चन से तैयार रहना है कि चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए हम उसको कर सके। तो किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था? तो सर जॉन चाइल्ड। या अगर ये पूछा जाता है कि कौन सा अंग्रेज, जो मतलब अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड है, उसको किस मुगल शासक ने भारत से निष्कासित किया था? तो औरंगजेब मुगल शासक का जो शासक था, मुगल शासन का, उसने अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, इंटरपोलर कौन थे? और ये इंटरपोलर जो क्वेश्चन है वो यूपी पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। इंटरपोलर कौन थे, क्लियर है? तो इंटरपोलर कौन थे? तो एशिया में मुक्त व्यापार करने, ठीक है, मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड कर रहे हैं, मुक्त व्यापार कर रहे हैं एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी थे। अगर आपसे क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो जो स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उसमें क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। आईएएस में ऐसे क्वेश्चन नहीं करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, बदल देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट पीसीएस में सेम वही का वही क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इंटरपोलर कौन थे? तो इंटरपोलर एशिया में, केवल एशिया में, ठीक है, एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी थे। अब ये कभी पूछा जा सकता है कि एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले, एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले जो अंग्रेजी व्यापारी थे उनको क्या कहा जाता था, ठीक है। तो उनको इंटरपोलर कहा जाता था। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटरपोलर कौन थे, तो एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेजी जो व्यापारी थे वो इंटरपोलर कहलाते थे। या ऐसे पूछ सकते हैं कि जो एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापारियों को क्या कहा जाता था? इंटरपोलर कहा जाता था, ठीक है। अंग्रेजों को कलकत्ता की जमींदारी किस सूबेदार ने प्रदान की थी? तो जो कलकत्ता की जो जमींदारी अंग्रेजों को मिली थी, कोलकाता की, आज के समय में कोलकाता है, पहले इसको हम कलकत्ता बोलते थे। तो जो कलकत्ता की जमींदारी है वो किस सूबेदार के द्वारा अंग्रेजों को दी गई थी, ठीक है। तो अंग्रेजों को कलकत्ता की जमींदारी किस सूबेदार ने प्रदान की थी? तो अजीम उशान ने प्रदान की थी, अजीम उशान, याद रखिएगा। अब ये भी पूछा जाता है कि अजीम उशान ने किसको जमींदारी, कलकत्ता की जमींदारी अजीम उशान ने किसको दी थी? तो अंग्रेजों को अजीम उशान ने
अजीम शान ने कलकत्ता की जिम्मेदारी प्रदान की थी। यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को कई तरीके से बदल के पूछा जा सकता है, जैसे हमने लिखा है सेम वैसे, लेकिन हमें अपना माइंड जो है हर तरीके से सोचकर क्वेश्चन को पकड़ना होगा, तभी हम उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी तो मैंने कहा था कि अजीम शान ने किसको कलकत्ता की जिम्मेदारी दी थी, तो अंग्रेजों को अजीम शान ने कलकत्ता की जिम्मेदारी दी थी। ठीक है, आर्क काट का घेरा कब डाला गया था? अगर ये पूछा जाता है कि जो आर्क काट का घेरा डाला गया था वो कब डाला गया था, तो 1751 ईस्वी में, 1751 ईस्वी में आर्क काट का घेरा डाला गया था। फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो फ्रांसिस मार्टिन को, जो लिखा है फ्रांसिस मार्टिन जो है उसको फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कहा जाता है कि जो मार्टिन फ्रांसीसी ने जो फ्रांसीसी बस्तियां स्थापित की थी वो किसके द्वारा की गई थी? मार्टिन फ्रांसिस के द्वारा फ्रांसीसी बस्तियां स्थापित की थी। इसीलिए मार्टिन फ्रांसिस को फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। रिजविक संधि कौन सी है? ये रिजविक संधि इंपोर्टेंट है। ठीक है, किसी भी पूछ भी जा सकती है कि रिजविक जो संधि है, रिजविक संधि के द्वारा पांडिचेरी वापस किससे मिली थी? तो पांडिचेरी जो है रिजविक, क्योंकि पांडिचेरी को लेके भी कई बार युद्ध हुए हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक व्यापारी यहाँ से दूसरे व्यापारियों में जाती रही है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो रिजविक जो संधि हुई थी, तो रिजविक संधि के द्वारा जो पांडिचेरी और वर्तमान समय में पुदुचेरी, तो और पहले जब अंग्रेजों के समय में इसको क्या कहा जाता था? पांडिचेरी। तो पांडिचेरी वापस किसको मिली थी? फ्रांसीसियों को। जब रिजविक संधि की गई थी तो रिजविक संधि के द्वारा फ्रांसीसियों को पांडिचेरी वापस मिली गई थी। ठीक है, तो फ्रांसीसियों को पांडिचेरी रिजविक संधि के द्वारा मिली थी। फिजियोक्रेट कौन थे? जैसे भी हमने पढ़ा था इंटरपोलर कौन थे, वैसे फिजियोक्रेट ये भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन आ गया है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो फिजियोक्रेट कौन थे? मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी। तो मुक्त व्यापार मतलब फ्री ट्रेड, कोई टैक्स वगैरह नहीं, कोई कर नहीं होना चाहिए, तो उसके पक्षधर थे। जो फ्री ट्रेड मतलब मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारियों को कहा गया था फिजियोक्रेट। अगर ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मुक्त व्यापार करने वाले के जो पक्षधर थे फ्रांसीसी व्यापारी, उनको क्या कहा गया था? तो फिजियोक्रेट। क्या कहा गया था? फिजियोक्रेट कहा गया था। जो फ्रांसीसी व्यापारी थे, कौन थे? जो मुक्त व्यापार के पक्षधर थे, मतलब ऐसे व्यापारी, फ्रांस के ऐसे व्यापारी जो चाहते थे कि जो व्यापार है वो मुक्त हो, फ्री ट्रेड हो, ठीक है, कोई कर ना लगाया जाए किसी प्रकार का, उनको कहा गया था फिजियोक्रेट। ओके, यहाँ तक। पांडिचेरी की संधि कब हुई थी? तो पांडिचेरी की जो संधि है, ठीक है, पांडिचेरी की संधि कब हुई थी? तो 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि हुई थी। तो पूछा गया कि पांडिचेरी की संधि कब हुई थी, तो मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन है, फिर भी हमने फैक्ट लिख दिया है ये कि पांडिचेरी की संधि कब हुई थी। तो पांडिचेरी की जो संधि है वो 1755 ईस्वी के समय पांडिचेरी की संधि की गई थी। ओके, तो फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार, अब शस्त्रागार क्या होता है? जहां पर शस्त्र मतलब हथियारों को बनाया जाता है, रखा जाता है, वो आपका शस्त्रागार है, की स्थापना कहाँ हुई थी? तो डिंडीगुल में फ्रांसीसी की सहायता से 1765 ईस्वी में, मतलब जो डिंडीगुल में सत्रागार की स्थापना की गई थी उसमें सहायता ली गई थी फ्रांसीसी की 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में फ्रांसीसी की सहायता के द्वारा डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी। अब आधुनिक का उस समय आधुनिक क्या था? जैसे तोप खाने का, तोपें जो होती थी, तोपे का बनाना, बंदूकों का बनाना, ठीक है, तो उस टाइम ये तोपें और बंदूकें जो हैं वो आधुनिक हथियार कहलाते थे। तो उसी समय 1765 ईस्वी में फ्रांसीसियों के द्वारा, यानी कि फ्रांसीसियों की सहायता के द्वारा आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना डिंडीगुल में की गई थी। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा, ठीक है, भारत और जावा के मध्य व्यापार पर प्रभुत्व किस यूरोपीय शक्तियों का था? अब प्रभुत्व का मतलब समझ रहे हैं? सुप्रीम पावर होना, ठीक है, कि सबसे ज्यादा अधिकार यानी कि पावरफुल कौन होता है। जैसे भारत क्या है? संप्रभु राज्य है। जब हम पॉलिटी पढ़ाएंगे तब उससे बात करेंगे कि जो भारत है क्या है? संप्रभु राज्य है। और संप्रभु राज्य का मतलब होता है कि भारत अपने निर्णय आंतरिक होगा चाहे बाहरी निर्णय हुआ लेने में स्वतंत्र होता है, मतलब पावरफुल है, वो अपने आप में क्या है?
पावर फैलाए तो उसी को कहा जाता है संप्रभु। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के मध्य व्यापार प्रभुत्व किस यूरोपीय शक्तियों का था? किस यूरोपीय शक्तियों का था? तो डचों का। ठीक है, डचों का भारत और जावा के जब मध्य होता, भारत और जावा के मध्य होने वाले व्यापार में अधिकतर जो प्रभुत्व मिला हुआ था वो मिला था डचों को। तो डचों को जावा और भारत के बीच होने वाले व्यापार में सबसे ज्यादा प्रभुत्व, सबसे ज्यादा शक्ति किसको मिली थी? डचों को मिली थी। ठीक है, तो फ्रांसीसियों ने किस संधि द्वारा, फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? याद रखिएगा, एक संधि हुई थी जब फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उस समय फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य में एक संधि हुई थी। उस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास राज्य जो है, ठीक है, मद्रास राज्य को भारत को, सॉरी, मद्रास राज्य को अंग्रेजों को वापस कर दिया था। तो मद्रास जो जगह है उसको, ठीक है, फ्रांसीसियों ने संधि के द्वारा वापस कर दिया था। तो उस संधि का क्या नाम था अगर ये पूछा जाएगा? ठीक है, तो एक्स ला सापल संधि, एक्स ला शापल संधि जो 1748 ईस्वी में हुई थी। ओके है, ठीक है यहाँ तक। तो अगर अब ये पूछा भी जा सकता है कि एक्स ला सापल संधि 1748 में किसके मध्य हुई थी? ठीक है, किसके मध्य हुई थी? ये भी पूछा जा सकता है कि जो मतलब एक्स ला सापल जो संधि है वो किन के बीच हुई थी? तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य एक्स ला सापल की संधि हुई थी, जिस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास वापस लौटा दिया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को कई तरीके से बदल के मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसी को कई तरीके से बदल सकते हैं कि जो एक्स ला सापल की संधि हुई थी वो किस किस के मध्य हुई थी, या जो एक्स ला सापल की संधि कब हुई थी। सन पूछी जा सकती है कि एक्स ला सापल की जो संधि है वो कब हुई थी? तो 1748 ईस्वी में एक्स ला सापल की संधि हुई थी। किसके मध्य हुई थी? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। एक्स ला सापल संधि जो 1748 ईस्वी में हुई थी, इसमें क्या घटना घटी थी? तो अंग्रेजों को जो आपका जो मद्रास है उसको वापस मिल गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन कई तरीके से बदल कर आयोग जो होता है क्वेश्चन को पूछता है। एक हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, बदल बदल के। इसीलिए आप अपने माइंड को इस तरीके से सेट कीजिए कि जो क्वेश्चन होते हैं उनको कई तरीके से बदल कर, ठीक है, इसी क्वेश्चन को तो कितनी बार हमने बदल दिया कि फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? तो एक्स ला सापल संधि के द्वारा जो 1748 ईस्वी में हुई थी। इसी से तीन तरीके का क्वेश्चन बनते हैं कि एक्स ला सापल की संधि कब हुई थी? 1748 में हुई थी। एक्स ला सापल की संधि किसके मध्य हुई थी? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुई थी। एक्स ला सापल संधि के द्वारा क्या घटना घटी थी? तो अंग्रेजों को मद्रास राज्य है वो वापस मिल गया था। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी शुरुआती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, बाकी मैंने कहा था कि थोड़ा टाइम लग रहा है और भी सब्जेक्ट को हमें पढ़ाने हैं। जितने भी सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, जीएस के जितने सब्जेक्ट हैं सभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। करेंट से रिलेटेड अभी कुछ दिनों में ये हमारे इस चैनल पर करेंट की भी क्लासें हम शुरू कर रहे हैं। तो वही हम देख रहे हैं कि करेंट की क्लासें किस तरीके से शुरू करें, क्योंकि इस तरीके से बोर्ड पे लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसलिए सोच रहे हैं कि दूसरे तरीके से आपको करंट क्लासें प्रोवाइड कराया जाए, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो अगर सही लगा हो आपको, कि लग रहा हो कि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग कर दीजिए। बाकी मैं आप लोगों के लिए और कुछ अपने लिए भी लगा हूँ चैनल पर, आपका भी और हमारा दोनों का भला हो जाए। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया मॉडर्न हिस्ट्री को और अभी आने वाले समय में सभी सब्जेक्ट को, जो भी जीएस के जितने सब्जेक्ट हैं। और कोशिश ये करेंगे कि अगर जो आईएएस के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था फिलॉसफी और इथिक्स, उनको भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका दूसरे तरीका का होगा, वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके का होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।